बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुजफ्फर सरफराज है और मैं आज आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज फॉर सीएसएस। बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बच्चों, कमेंट आ रहे थे आप लोगों के एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक एंड गवर्निंग पॉलिसी सब्जेक्ट के हवाले से कि बच्चे कह रहे थे ये सब्जेक्ट स्टार्ट करवा दें। तो बच्चों, आई विल लव टू स्टार्ट दिस सब्जेक्ट, बट बच्चों प्रॉब्लम ये आ रही है कि 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी पाइपलाइन में है, आईआर, क्रिमिनोलॉजी एंड सोशोलॉजी। तो 2 सब्जेक्ट मजीद पाइपलाइन के अंदर ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास स्लाइड्स बनाना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर एडिटिंग करना इनकी, और उसके बाद एसईओ करना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको पहले दिन से मैं आपको एक बात कर रहा हूं कि जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, मैं डेफिनेटली उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगा जैसे ही ये हमारे 1-2 सब्जेक्ट इसमें खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी के आपके थोड़े से लेक्चर रहते हैं 3-4, जैसे ही थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव खत्म होगा और जुवेनाइल डिलिक्वेंसी से रिलेटेड जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो टॉपिक कवर होगा, मैं डेफिनेटली आपको वो सब्जेक्ट स्टार्ट करवा दूंगा जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो आप मुझे अपना फीडबैक दें, जैसे ही फ्री होता हूं मैं, तो मैं आपको जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा वो हम जरूर स्टार्ट करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास क्रिमिनोलॉजी के 2 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ठीक है, एक आपके पास है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, नंबर 2 आपके पास है पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो मैंने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था, और अब मैं आपके सामने रखूंगा पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के की पॉइंट्स, उन्होंने किस तरह से क्रिटिसाइज किया क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को। ठीक है, तो इसको देखते हैं बच्चों, लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, 19th सेंचुरी में हुआ कुछ यूं कि जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ था उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के रिसर्चर्स ने। ठीक है, या फिर थिंकर्स कह लें आप इन्हें। तो जिनमें सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट आपके पास थिंकर्स थे वो आपके पास 3 इटालियन थिंकर्स थे, जिनमें था सीजर, लम्ब्रोजो, एनरिको फेरी, ठीक है, रफेल गैरोफेलो। ठीक है, ये आपके पास 3 थे। ऑफिशियली तौर पे जब टर्म जो है क्रिमिनोलॉजी वो इंट्रोड्यूस हुई, वो इन्हीं जो इटालियन आपके पास थिंकर्स थे इन्हीं के टाइम पे हुई, जिसके अंदर आपके पास 2 सबसे मशहूर आपके पास क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, जिसमें थे रफेल गैरोफेलो, आपके पास क्रिमिनोलॉजिया, ठीक है, इन 1885। उसके बाद आपके पास फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे पॉल टॉपिनर्ड, इनका था क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, फ्रेंच के इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, इन्हें लिखते हैं। अराउंड द सेम टाइम, ये यानी कि आपके पास 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ के अंदर ये काम शुरू हुआ। ठीक है, और यहीं से क्रिमिनोलॉजी जो है इमर्ज हुई, आपके पास टर्म जो है क्रिमिनोलॉजी इमर्ज हुई इन्हीं से। तो बच्चों देखो, हुआ कुछ यूं था कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने 4 बातें की थी। मैं आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको लेकिन अगर ये आप लेक्चर सुन रहे हैं और क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट आपने नहीं सुना, तो आप डेफिनेटली पहले वो लेक्चर देखेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने बात की स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पनिशमेंट की, यानी कि जो भी क्राइम करे, जैसा भी हो, उसको एक जैसी सजा देनी चाहिए, जिसको मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये क्रिटिसिज्म है, इसके ऊपर ये गलत है। नंबर 2 आपके पास जो इन्होंने बात की कि रैशनैलिटी की इन्होंने बात की, ह्यूमन बीइंग रैशनल, इनके रैशनल है तो उनके पास फ्री विल है और चॉइस है, रैशनल चॉइस है कि वो क्राइम कमिट कर भी सकते हैं और क्राइम कमिट नहीं भी कर सकते हैं। नंबर 3 इन्होंने जो बात की, ये कहते थे कि आप किसी क्रिमिनल को इतनी सजा दें, ठीक है, कि वो उस सजा उस प्लेजर से ज्यादा हो जो उसको क्राइम कमिट करने के बाद जो प्लेजर मिला है। ठीक है, ये तीसरी बात थी। चौथी बात ये करते थे कि इनका ना कॉजेज से कोई लेना देना नहीं था, क्राइम के कॉजेज क्या है आपके पास, इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता था। ठीक है, तो काजेज का इनके साथ कोई लेना देना था, ये काजेज को डिस्कस ही नहीं करते थे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रिमिनोलॉजी किस स्टडी का नाम है, तो उसके अंदर कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज और उसके बाद रिहेबिलिटेशन, प्रिवेंशन, ये सारा कुछ क्रिमिनोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, तो इनको चैलेंज किया फिर पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के रिसर्चर्स, थिंकर्स ने। ठीक है, तो उनको देखते हैं कि इनके क्या की पॉइंट्स और प्रिंसिपल्स थे। देखें, जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट थे, ये कहते थे जो क्रिमिनल आपके पास बिहेवियर है ना, उनके अंदर कुछ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। अब ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैं आपको बताता हूं, जो कि मैं आपको बायोलॉजी, आपके पास जो थ्योरी है जो कि इसी की सब हेड के अंदर आएगी पॉजिटिविस्ट के, तो वो ये जिक्र करते हैं। उसमें लम्ब्रोजो ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, यानी कि बॉडीली जो कुछ क्या आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्सन के
क्रिमिनल होने के, क्रिमिनल माइंड होने के, क्रिमिनल एटीट्यूड डेवलप होने के फ्यूचर में चांसेस हैं। तो उन्होंने कुछ बॉडी बताई कि उसके हाथ ऐसे होंगे, उसकी नाक ऐसे होगी, उसकी चिन ऐसी होगी, ठीक है। तो ये उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बताई मेल और फीमेल दोनों के अंदर। तो इस तरह आप पहचान कर सकते हैं उन बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए कि ये क्रिमिनल है और क्या है, ये नॉन क्रिमिनल है, ठीक है। तो ये था डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसके बाद ये जो बात करते थे ना, वो बात करते थे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पनिशमेंट की। ये बात करते थे आपके पास ये जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट थे, ये कहते थे पनिशमेंट जो है ना वो क्रिमिनल को फिट होनी चाहिए, ना कि क्राइम को फिट होनी चाहिए। मतलब वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि चोरी की है जी, तो ये लोग है ना, इन जो दो लोगों ने चोरी की है, दोनों को देखे बगैर कि दोनों की मेंटल हेल्थ कैसी है, दोनों की एज क्या है, दोनों को एक जैसी सजा दे दो। यानी कि क्राइम चोरी हुआ है तो क्राइम के ऊपर पनिशमेंट बेस करती थी। लेकिन ये कहते थे भाई ऐसा नहीं है, आप एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल को बराबर सजा नहीं दे सकते। आप एक जुवेनाइल को और एक अडल्ट को आप एक जैसी सजा नहीं दे सकते, ठीक है। 18 साल से कम वाले एज के जो लोग हैं, जुवेनाइल जिनको कहते हैं, उनको आप वो वाली सजा नहीं दे सकते जो कि 25-30 साल है। एक 7-8 साल के बच्चे ने क्राइम कमिट किया है तो उसके अंदर उसका बचपना हो सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ना होना लॉ के मुताबिक वो हो सकता है। लेकिन एक अडल्ट जिसको सब कुछ पता है, उसको आप उस जुवेनाइल के बराबर कैसे रख सकते हैं। तो इनका कहना था कि आपकी जो पनिशमेंट है वो क्रिमिनल को फिट होनी चाहिए, ना कि क्राइम को। ये पॉइंट समझ आ गया स्टैंडर्ड ऑफ पनिशमेंट के बारे में इनका क्या क्रिटिक आया, ठीक है। और फिर वहां पे बिहेवियर से रिलेटेड इनका क्या क्रिटिक आया, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स की इन्होंने बात कर दी, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ना क्रिमिनोलॉजी का रिसर्च इस तरीके से कंडक्ट की कि ये डिफरेंस बना सके क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल माइंड के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है, कि कौन क्रिमिनल बिहेवियर रखेगा और कौन नहीं रखेगा। अच्छा, जो एक पॉइंट जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में था कि उनकी जितनी भी बातें थी वो फिलोसफिकल इन नेचर थी। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप फिलॉसफी किसी हद तक लेकर तो चल सकते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इंपेरिकल मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। आपको पर्टिकुलर एनालिसिस करनी पड़ेगी ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, तब आपको पता लगेगा कि भाई क्या हमारे पास फैक्टर्स हैं, क्या कॉजेज पाए जाते हैं किसी भी एक पर्सन के क्रिमिनल बिहेवियर में, ठीक है। तो ये क्या कहते थे, अब उन्होंने तो कह दिया क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने कि आपके पास जो बीइंग रैशनल है ना, तो यानी कि ऑफेंडर के ही हाथ में है कि वो कोई क्राइम करे या वो क्राइम ना करे। ये कहते हैं कि भाई कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जो कि ऑफेंडर यानी कि जो ऑफेंस कर रहा है उसके कंट्रोल से ही बाहर होते हैं। जस्ट सपोज एक बंदा एबनॉर्मल है और वो अपनी सेंसेस के अंदर ही नहीं है, तो ये उसके हाथ में है ही नहीं कि वो कोई क्राइम कमिट करे ना करे, तो उसकी तो रैशनल जो चॉइस है वो तो बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट होगी ना। आप एक रैशनल चॉइस चले उस बंदे का तो कह सकते हैं कि जो नॉर्मल है, फिलहाल के तौर पे सपोज कर लें आप, लेकिन आप एक बंदा जो है एबनॉर्मल, जिसके अंदर आपके पास जो कि सेंसलेस है, जो कि नॉट इन सेंसेस है, आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो रैशनल है? उसके बाद फ्री विल है, उसके बाद तो फ्री विल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने कहा कि आप जो ऑफेंडर के ऊपर सारा कुछ ब्लेम डालते हैं, नहीं, कुछ ऐसे कॉजेज भी हैं जिनको स्टडी करना जरूरी है, और उनको स्टडी करने के लिए इन्होंने साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि इनका जो कुछ भी सारा कुछ था वो फिलोसफिकल नहीं था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हुआ क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि जितने भी पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट थे, इनकी जितनी भी रिसर्च थी वो इस चीज के ऊपर बेस करती थी कि हमने क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल के दरमियान में ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस लोगों को बताने हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये क्रिमिनल एटीट्यूड रखता है और ये क्रिमिनल एटीट्यूड नहीं रख सकता। जैसे कि ऊपर वाली बात मैं मजीद उसको एलैबोरेट कर देता हूं कि एक इंपल्सिव और एक ऐसे इंसान में जिसको गुस्सा जल्दी आता है, आप उसको एक ऐसे इंसान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते जिसको गुस्सा नहीं आता और जो कि इंपल्सिव इन नेचर नहीं है, क्योंकि उसके ऑब्वियसली कम चांसेस है करने के लिए। और जो ये वाला पर्सन है जो कि इंपल्सिव भी है, जिसको गुस्सा भी ज्यादा आता है, ये इसके कुछ ऐसे हैं जो कि इसके कंट्रोल से बाहर हैं। गुस्सा मतलब आप ऑब्वियसली कुछ आपके पास ऐसे थेरेपीज होती हैं, आप करते हो, कुछ आपकी एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, आपको साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट आपको करवाते हैं कि आप गुस्से को कंट्रोल कर सकें, लेकिन बाजुकात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, ठीक है। तो उस टाइम आप उस पर्सन जो क्राइम कमिट हुआ है, आप उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हुआ कुछ यूं कि ये मजीद जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट थे ना, ठीक है, ये दो थॉट के अंदर तब्दील हो गए। यानी कि कुछ का कहना ये था कि इस वजह से क्राइम कमिट होते हैं, और कुछ का था इस पॉइंट से। अब वो कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। इनको नाम दिया गया जी इंडिविजुअल पॉजिटिविज्म और सोशियोलॉजिकल
पॉजिटिविज्म। अब देखते हैं इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल पॉजिटिविज्म के जो लोग थे ना, ये कहते थे कि जो आपके पास कॉजेज हैं, जो फैक्टर्स हैं जो किसी भी पर्सन के अंदर क्रिमिनल बिहेवियर को शो करते हैं, वो दो हैं जी। वो कौन सी है जी? बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, इन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ये किसी पर्सन के अंदर आपके पास उसको मजबूर करते हैं कि वो क्राइम कमिट करे। इस अप्रोच को इन्होंने नाम दिया कि इंडिविजुअल पॉजिटिविज्म। ठीक है, उसके बाद दूसरे कुछ थेरिस्ट थे, उनका कहना यह था कि ठीक है जी, आपके पास आप बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल की बात करते हैं, लेकिन आपके पास इसका एक और रुख भी है देखने को। तो वो कहते थे कि क्राइम जो है ना, वो जो इसकी वजह बनते हैं, वो आपके पास सोशल होते हैं, रेदर इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं सोशल और इंडिविजुअल ने नाम असल में इसे क्यों दिया। ठीक है, तो आपके पास सोशो पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक नेचर होती है, ठीक है, उस इन्वायरमेंट की, उस पर्सन के अराउंड, वो उसको मजबूर करती है कि वो क्राइम कमिट करे या फिर उसके अंदर क्रिमिनल एटीट्यूड पैदा कर दे। देखें, बायोलॉजिकल क्या है? बायोलॉजिकल का मतलब जस्ट सपोज, यानी कि मैं आपको बताता हूं कि किसी की चिन ऐसी है तो वो क्रिमिनल एटीट्यूड रखता है, किसी के हाथ लंबे हैं तो वो क्रिमिनल एटीट्यूड रखता है। ठीक है, किसी के बाल इतने हैं, किसी के पांव की लेंथ कितनी है। अब ये क्या है? बायोलॉजिकल है। तो क्या ये इंडिविजुअल भी है ना? जो एक पर्सन के अंदर पाई जाती है वो दूसरे पर्सन के अंदर पाई नहीं जाती। ठीक है, ये इंडिविजुअल है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल पॉजिटिविज्म। फिर साइकोलॉजिकल, जस्ट सपोज आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, जो आपकी मेंटल सिकनेस है, वो किसी और से मुख्तलिफ है, तो ये भी क्या हो गया? इंडिविजुअली नेचर हो गया। तो इसलिए इनको बोला इंडिविजुअल पैथोलॉजी। ठीक है, या इंडिविजुअल पॉजिटिविज्म, जिन्होंने ये सामने रखा। उसके बाद जो सोशल थे, सोशल मीन्स क्या है? आपके पास सोशो पॉलिटिकल, यानी कि सोशल आपके पास, आपके पॉवर्टी, आपके पास एजुकेशन, ठीक है, डिस्ट्रप्टिव फैमिली, ब्रोकन फैमिली, इकोनॉमिक इश्यूज, आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज, ये सारी चीजें जब मिलके कोई इंडिविजुअल को कंपेल करें, मजबूर करें कि वो कोई क्राइम कमिट करे। जस्ट सपोज अब किसी, जो नॉर्मली तौर पे देखा जाता है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा यहाँ पे कराची के अंदर जो मोबाइल स्नैचिंग के जो वाकयात हैं या फिर दूसरे बड़े शहरों में जो होते हैं, वो नॉर्मली तौर पे स्टूडेंट्स भी क्राइम कमिट कर रहे होते हैं। वो कैसे क्राइम कमिट कर रहे हैं? ठीक है, वो इसीलिए क्राइम कमिट कर रहे हैं क्योंकि वो अपने मतलब फाइनेंशियल इश्यूज, उनके बेसिक रीजन बताई जाती है। स्कूल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो क्राइम कमिट करते हैं, तो अब आप इसको किस नजर से देखेंगे? आप इसको इस नजर से देखेंगे नहीं, जो उसकी फ्री विल थी, फ्री चॉइस थी और रैशनल था, उसे पता था मैं क्राइम कमिट कर रहा हूं, तो आप उसको दे देंगे। लेकिन क्या आप उसके कॉजेज को भी स्टडी करेंगे? ठीक है, कि कॉजेज क्या थे। ठीक हो गया, तो ये था इंडिविजुअल और आपके पास सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म। अब इसके मैंने मजीद इसको एलैबोरेट किया हुआ, आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए, इंडिविजुअल पॉजिटिविस्ट के जो की पॉइंट्स थे वो आपके पास ये थे। क्राइम इज कॉज्ड बाय इंडिविजुअल एबनॉर्मेलिटी और पैथोलॉजी। इंडिविजुअल एबनॉर्मेलिटी है, मेरे मेंटल सिकनेस मेरे अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। मेरी मेंटल सिकनेस की वजह से, मेरी जो मेंटल हेल्थ के अंदर डिसऑर्डर पाया जाता है, उसकी वजह से मैं क्राइम कमिट कर रहा हूं, ना कि किसी और की वजह से कर रहा हूं। ठीक है, इंडिविजुअल है। इसी तरह बायोलॉजिकल, कुछ अगर बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स मेरे अंदर पाई जाती है, मैं इंपल्सिव इन नेचर हूं, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, तो ये भी क्या बन गई? इंडिविजुअल बन गई। ठीक है, क्राइम इज व्यू एज बायोलॉजिकल, साइकेट्रिक, पर्सनालिटी और लर्निंग। ठीक है, तो क्राइम को ये कैसे व्यू करते थे कि इनकी इनएबिलिटी टू लर्न, यानी कि इनके अंदर डेफिशिएंसी है कि लर्न नहीं कर सकते, इनके अंदर पर्सनालिटी सिकनेस हो सकती है, पर्सनालिटी डेफिशिएंसी हो सकती है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह देखते थे। बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल, जेनेटिक एंड पर्सनैलिटी फैक्टर। देखें, आपके पास जेनेटिक क्या है? कुछ चीजें आपके पास जेनेटिकली आपके अंदर होंगी, जिसको मैं बायोलॉजिकल आपके पास पर्सपेक्टिव के अंदर आपको पढ़ाऊंगा कि बायोलॉजिकल और पर्सनैलिटी, कुछ ऐसे फैक्टर्स आपके पास होंगे जो आपके अंदर मौजूद होंगे, जिनसे आपका क्रिमिनल बिहेवियर, आपका बिहेवियर डिटरमाइन होगा। ठीक है, उसके बाद क्राइम वेरीज विद टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी एंड डिग्री ऑफ एडिक्वेट सोशलाइजेशन। अब देखिए, टेम्परामेंट को तो मैंने आपको बता दी, इंपल्सिव है, आपके पास गुस्से वाला टेम्परामेंट है, आप सबर वाले हैं, आप इम्पेशेंट हैं, पर्सनैलिटी हो गया। अब ये देख लेंगे डिग्री ऑफ एडिक्वेट सोशलाइजेशन। देखिए, बहुत ज्यादा जो क्राइम कमिट होते हैं, जो जिसको हम सोशल डेविएंट बोलते हैं, मैंने आपको डिटेल में टॉपिक पढ़ाया हुआ है कि जो सोशल डेविएंस है वो आपके पास क्या होता है कि सोसाइटी से बागी हो जाना। तो वो उसकी एक रीजन ये भी बताई जाती है कि आप जो पर्सन होते हैं वो लेस सोशल होते हैं। ठीक है, उनको सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज का नहीं पता होता, तभी उनके अंदर क्रिमिनल एटीट्यूड, उनके अंदर सोशल डेविएंट बिहेवियर आपको नजर आता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन ना होना ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है क्रिमिनल एटीट्यूड की।
Criminals can be treated as via medicine, therapy and re-socialization and the condition of the majority thus cured. ठीक है, अब ये कहते हैं कि आप उन्हें मेडिसिन, यानी कि ऑब्वियसली किसी के अंदर कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो आपको मेडिसिन के थ्रू, थेरेपी के थ्रू, री-सोशलाइजेशन, जो कि सोशल लोग नहीं है उनको दोबारा सोसाइटी के अंदर इंडल्ज किया जाए, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाई जाए, ठीक है, एंड द कंडीशन ऑफ द मेजोरिटी दस क्योर, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है मेजोरिटी की, ठीक है, लेकिन हम यूं नहीं कह सकते कि सबकी ठीक हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी को इन सब चीजों से ट्रीट किया जा सकता है। क्राइम इज एन एबनॉर्मल इंडिविजुअल कंडीशन। हाँ, ये क्या है, एबनॉर्मल है, इंडिविजुअल आपके पास ना कॉज कर रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल की जो एबनॉर्मेलिटी है ना या फिर पैथोलॉजी है वो आपके पास क्राइम कमिट करने की वजह बन गई। ये कौन कहते थे सारा कुछ, इंडिविजुअल पॉजिटिविस्ट। अब आ जाते हैं जो सोशोलॉजिकल आपके पास पॉजिटिविस्ट है, ये कहते थे कि जी कॉज जो है ना आपके पास सोशल इन नेचर है, ठीक है। अब ये क्या है, वो कहते थे कि भाई सोशल प्रोडक्ट ऑफ डिसफंक्शन इन सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन है। सोशल आपके पास नेचर ठीक नहीं है, सोसाइटी आपके पास डिस्टर्बटेड है, फैमिली आपके पास डिस्टर्बटेड है, ब्रोकन फैमिली है, फैमिली स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल खराब हो चुका है, ठीक है, फैमिली सपोर्ट, पेरेंटल आपके पास जो आपके पास पेरेंटल स्टाइल है वो आपका डिसफंक्शन है। इकोनॉमिक जो बहुत बड़ी कॉज है क्राइम कमिट करने की, वो आज के टाइम के अंदर इकोनॉमिक कॉज है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाया जाना किसी मुल्क के अंदर, ठीक है, वो इसकी वजह बनती है। तो वो कहते हैं कि क्राइम को ना आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ इस तरह देखेंगे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस को भी स्टडी करें अगर आपने स्टडी करना। और मैंने जब आपको कॉजेज ऑफ पढ़ाए थे, कॉजेज ऑफ क्राइम पढ़ाए थे, तो मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में डिस्कस की थी। उसके बाद ये कहते हैं बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय सोशल कंडीशन एंड सोशल स्ट्रक्चर। हर फैमिली का, क्योंकि हमारे अंदर जो ये सोसाइटी जो है वो डिवाइड हुई पड़ी है मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर। लोअर क्लासेस की जो प्रॉब्लम है वो मिडिल क्लास की नहीं है, और जो मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है वो आपके पास हायर क्लास की, इलिट क्लास की नहीं है, ठीक है। तो जो इलिट क्लास के अंदर जो आपके पास सोशल स्ट्रक्चर और जो सोशल कंडीशन होती हैं वो लोअर क्लास की नहीं होती, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा जो वजह बनती है आपका सोशल कंडीशन है आजकल के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे क्राइम कमिट कर रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रीजन इकोनॉमिक होती है, ठीक है, सोशल कंडीशन पाई जाती है, पॉवर्टी, एजुकेशन, इकोनॉमिक आपके पास इनइक्वालिटी, ठीक है। तो क्राइम वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। आप देख लें कि वो, अब चलें इसको मैं पाकिस्तान से हट के एग्जांपल देता हूं कि जिस तरह के क्राइम की जो टेंडेंसी पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है वो आपके पास डेवलप कंट्रीज के अंदर वो नहीं पाई जाती। जो इकोनॉमिक आपके पास इनइक्वालिटी पाकिस्तान के या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर पाई जाती है वो किसी और में नहीं पाई जाती, ठीक है। वहां पे आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है। तो रीजन टू रीजन डिपेंड करेगा, क्योंकि रीजन टू रीजन सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए क्राइम जो है वो वेरी करता है। आप इवन कि यूं देख लेंगे बड़े शहरों में क्राइम की क्या रेशो है, छोटे शहरों में क्राइम की क्या रेशो, और रूरल एरियाज के अंदर आपके क्राइम की क्या रेशो है। आपको नजर आ जाएगा क्राइम, मोबाइल स्नैचिंग आपको गांव में बहुत कम नजर आएगी, आपको बड़े शहरों में नजर आएगी, ठीक है। क्राइम कैन बी ट्रीटेड विया प्रोग्राम्स ऑफ सोशल रिफॉर्म बट नेवर कंप्लीटली इरेडिकेटेड। देखिए सोशल रिफॉर्म्स अगर आप माशरे के अंदर लेकर आए, ठीक है, आपके पास आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अंडर जो आपका कंपैशन आपके पास प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा, एहसास प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर सोशल रिफॉर्म्स लाई गई हैं, ठीक है, सोशल रिफॉर्म। अब वो सोशल रिफॉर्म लाई ही इसलिए गई हैं कि ताकि डिस्पैरिटीज खत्म की जा सकें लोअर क्लास की, वो लोग जो बिलो द पॉवर्टी आपके पास जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन इसमें यूं है कि सोशल रिफॉर्म के साथ बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं इनको, लेकिन आप यूं नहीं कह सकते कि कंप्लीटली खत्म किया जा सकता, क्योंकि सोशल कंडीशंस के अंदर आपके पास इंडिविजुअल जो पॉजिटिविस्ट कहते हैं क्या मेंटल सिकनेस हो गया, एबनॉर्मलिटी इन बिहेवियर हो गया, एबनॉर्मलिटी इन पर्सनैलिटी, वो खत्म नहीं होती, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक सोशल रिफॉर्म्स के जरिए आप क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। क्राइम इज अ नॉर्मल सोशल फैक्ट बट सर्टेन रेट्स ऑफ क्राइम आर डिसफंक्शन, ठीक है। तो आपके पास क्या है, क्राइम इज अ नॉर्मल सोशल फैक्ट है बट सर्टेन रेट्स ऑफ क्राइम आर डिसफंक्शन। जो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जो क्राइम आपके पास जाते हैं, ठीक है, उनकी जो रेट्स हैं यानी कि उनके रेशो जो है वो डिसफंक्शनल इन नेचर है, ठीक है। तो यानी क्राइम इज अ नॉर्मल सोशल फैक्ट, यानी कि बीइंग सोशल कॉज होना, क्राइम कमिट होने की एक नॉर्मल बात है, ठीक है। हर सोसाइटी के अंदर आप स्टडी कर लें, हर कम्युनिटी को आप स्टडी कर लें, आपको सोशल फैक्टर्स सबसे ऊपर नजर आएंगे क्राइम की वजह बनने में, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास था सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट और इंडिविजुअल। अब मैंने आपको बता दी की पॉइंट्स, अब मैं आपको मजीद एक दफा रिपीट कर देता हूं, डिफरेंस के साथ बता देता हूं। देखें क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट आपके पास क्या कहते थे कि
स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पनिशमेंट होनी चाहिए। कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं होता, आप क्रिमिनल को के हिसाब से पनिश करें, आप क्राइम को पनिश ना करें। ठीक है, हर क्रिमिनल टू क्रिमिनल आपको पनिशमेंट आपको देखनी पड़ेगी, उसको उस क्रिमिनल के हिसाब से उसे आपको देखना पड़ेगा। आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, आप नॉर्मल और एबनॉर्मल को बराबर नहीं रख सकते। नंबर 2, ये कहते थे कि इनका कहना ये था कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का कि ये इग्नोर करते थे कॉजेज को, यानी कि कॉजेज को स्टडी नहीं करते थे। इनके ऑल इन ऑल ये था कि रैशनैलिटी, ह्यूमन बीइंग रैशनल, फ्री चॉइस है, फ्री रैशनल चॉइस है, फ्री विल है, क्राइम कमिट कर दिया सजा दो। ये कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, क्राइम कमिट करने की जो सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजंस होती हैं, ठीक है, उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप फिर ही बता सकते हैं कि क्राइम की असल रीजंस क्या थी उस क्रिमिनल एटीट्यूड की। ठीक हो गया। उसके बाद जो क्या नाम है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट थे, वो जिन चीजों के ऊपर बेस करते थे उनमें एक ये भी आता था कि आप सजा इतनी दें, आप किसी को इतना पनिश करें कि उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को जो क्राइम करते टाइम जो प्लेजर मिला है उससे ज्यादा उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंसान, इनका कहना यह था कि इंसान जो है वो प्लेजर पसंद करता है, वो पेन पसंद नहीं करता। ठीक है, इन्होंने ये बात कर दी। फिर इन्होंने मजीद पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट ने कहा कि नहीं, आपके पास इंडिविजुअल पॉजिटिविस्ट और सोशियोलॉजिकल है, उन्होंने इंडिविजुअल को अलग कर दिया और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स को अलग कर दिया। ठीक है, इंडिविजुअल के अंदर उन्होंने बायोलॉजिकल और क्या नाम है आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर डाल दिए, सोशियोलॉजी के अंदर उन्होंने सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस को डाल दिया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास थे क्राइम को बेसिकली स्टडी करने के दो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास स्कूल ऑफ थॉट, जिन्होंने इमर्ज किया आपके पास मजीद क्रिमिनोलॉजी की थ्योरीज को। और अब जितने भी आगे हम पढ़ेंगे वो आपके पास पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के अंडर हम पढ़ेंगे, जितनी भी आपके पास थियरीज होंगी। तो इंशाल्लाह कल से मैंने 2 स्कूल ऑफ थॉट आपको एक ही दिन में पढ़ा दिया, तो आपको अच्छा सा आइडिया हो जाए। इंशाल्लाह कल से मैं 2 आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप काइंडली जो है इनको रिवाइज करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे थ्योरीज प्रॉब्लम होगी। मैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अप्लाई करने हैं। ठीक है, अपने कमेंट्स, अपनी सजेशंस काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और मुझे अपने फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह मजीद हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।